Good morning, everyone. This is the sum we will be doing today. The following is the trial balance of PK Woolen Limited as on 31st March 2017. So we have the trial balance, debit side, credit side. In the debit side, you will find assets and expenses. In the credit side, you will find income and liabilities. Credit side, you will find income and liabilities. So here debit side में calls in arrears. सो कॉल्स इन एरियर्स हम लोग क्या करते हैं? कॉल्स इन एरियर हम शेयर कैपिटल में से माइनस करते, बिकॉज कॉल्स इन एरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन शेयर, amount due on shares which has not been paid by the shareholders. Then we have building, machinery, ये दोनों ही assets है, करेक्ट. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं, फिक्स एसेट है ये, बिल्डिंग मशीनरी. फिर वी हैव बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल है. इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है. देन वी हैव डेटर्स, डेटर इज ट्रेड रिसीवेबल. बैड डेट्स जो है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएगा. प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस ऑल्सो विल कम इन द प्रॉफिट एंड लॉस statement. Freight also profit and loss. Wages and salary, this is what employee benefit expense, so this will come in the statement of profit and loss. Rent, इसके लिए अलग हेड नहीं है, बैड डेट्स के लिए अलग हेड नहीं है, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस के लिए अलग हेड नहीं है, फ्रेट के लिए अलग हेड नहीं है. ये सब हम किधर बताएंगे? अदर एक्सपेंसेस में. एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो दैट इज नॉट अ स्पेसिफिक हेड. हमारे पास किन चीज के लिए हेड होता है? रॉ मटेरियल के लिए, परचेस के लिए, देन चेंजेस इन इन्वेंट्री, देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीसिएशन, और बाकी जितना भी आया एक्सपेंस सब अदर एक्सपेंस में लिख लेते. देन वी हैव परचेसेस, तो वो परचेस में लिखेंगे. वी हैव कैश इन बैंक, कैश ऑन हैंड, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा. देन वी हैव ओपनिंग स्टॉक, ये चेंजेस इन इन्वेंट्री में आएगा. ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक. Then we come to the credit side. We have 40,000 equity shares of rupees 10 each. This is our equity share capital. Share capital में आएगा. Then we have surplus, reserves and surplus में आएगा. Last year's profit brought forward. Capital redemption reserve, again reserve and surplus में आएगा. Sales will come under profit and loss account, statement of profit and loss account. Revenue from operations, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. बिजनेस करके ऑपरेशन, दैट इज बिजनेस, उससे जो रेवेन्यू आता है दैट इज सेल्स. कमीशन इज अदर इनकम, कमीशन इज अदर इनकम. Then we have provision for bad debts, provision for bad debts. सो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है ये लास्ट ईयर का प्रोविजन है, तो करंट ईयर से हम लोग लेस करते हैं, वो देखते हैं. व्हेन वी विल डू द डेटर एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे. नेक्स्ट वन क्रेडिटर्स है, दैट इज ट्रेड पेएबल. बिल पेएबल ऑल्सो इज ट्रेड पेएबल. Now prepare final accounts of the company in the prescribed form after taking into consideration charge depreciation. बिल्डिंग में और मशीनरी में देयर इज डेप्रीसिएशन, सो दोनों को वी विल हाईलाइट.
इसके बाद write off further rupees 1000 and make 5% provision for bad debts. So this is debtor. This adjustment will be in debtor. फिर हमारे पास है bill receivable included dishonored bill of 1200 not yet recorded. So bill receivable और डेटर, बिल रिसीवेबल जब कैंसल होता है, डिसऑनर मतलब क्या, ड्यू डेट में देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज, वन यू विल गेट द मनी from the bill, second you will not get the money from the bill. When you will not get the money, the bill will get dishonored and bill dishonor होगा तो डेटर में हम वो बिल का पैसा जो नहीं मिला है वो पैसे को हम डेटर कंसीडर करेंगे, बिकॉज हम उसको भूल नहीं सकते, वो पैसे हमें चाहिए, हम चाहिए तो अगले दिन नया बिल बनाएंगे, बिकॉज बिल का लाइफ उतने ही दिन का रहता है जितने दिन के लिए वो ड्रॉ होता है. So if bill is drawn for 1 month, the life of the bill is 1 month. If the bill is drawn for 2 months, the life of the bill is 2 months. On the due date, whether the bill gets honored or the bill gets dishonored, in both the cases the bill का life खत्म हो जाता है. The life of the bill gets ended. So now here हम बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ तो हम बिल रिसीवेबल से माइनस करेंगे और डेटर को ऐड करेंगे. डेटर में 2 एडजस्टमेंट हो गया, वैसे तो 3 एडजस्टमेंट हो गया, बिकॉज 1000 रुपीज का FRBD है, 5% का NRBD है, percentage and amount both are given. Then goods destroyed rupees 3000, claim accepted of rupees 1800 only. तो goods destroyed कितना हुआ 3000 का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम पे किया, ओनली 1800. सो हम लोग को कितने का लॉस हुआ, हाउ मच इज द लॉस, लॉस जो है इट इज हाउ मच, कैन एनीवन टेल मी, goods destroyed is 3000, claim receivable is 1800, so how much is the loss by goods destroyed, it is 1200. so वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा 1200 अदर एक्सपेंसेस में, और 3000 परचेस में से माइनस करेंगे goods destroyed. 3000 जितना खरीदा उसमें से गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक में तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग, वी आर प्रिपेयरिंग ओनली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. So statement of profit and loss include both trading account and profit and loss account. Now next one, goods worth rupees 1500 sent on sale or return basis have been treated as sales at a price of rupees 2000. Now firstly let me explain you goods on sale or return basis क्या होता है. Whenever goods are sold on credit to someone, when goods are sold on credit, some time period is given कि ये पीरियड में ही आपको goods पसंद नहीं आए तो रिटर्न करना है. means when goods are sold on what, credit basis, कैश बेसिस में जब गुड्स सेल होता है ना तभी रिटर्न का ये रिटर्न का जो ऑप्शन है ये नहीं मिलता, नॉर्मली मिलता है लेकिन आपको आपका गुड्स वापस नहीं, आपको एक्सचेंज का ऑफर मिलता है. व्हेन यू सेल ऑन कैश बेसिस यू गेट द ऑप्शन ऑफ एक्सचेंज, यू डोंट गेट द ऑप्शन ऑफ रिटर्न. आपको चीज वापस करने का नहीं मिलेगा, आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, आप एक्सचेंज कर सकते हो. मतलब आपने एक चीज खरीदा कैश देकर, आपको वो चीज पसंद नहीं आया, उसमें कुछ डिफेक्ट है तो आप दूसरा चीज एक्सचेंज करके ले सकते हो. बट व्हेन यू गेट द ऑप्शन ऑफ रिटर्न, दिस हैज टू बी अ क्रेडिट, this has to be a credit sale where you have not paid the money, where you have not paid the amount. तो आपने अमाउंट पे नहीं किया तो आप रिटर्न करोगे तो भी पैसे देने की जरूरत है, आप कम पैसा दोगे, जो आपने रिटर्न किया आप उसका पैसा नहीं दोगे. तो यहाँ पे क्या हुआ है, 1500 वर्थ का गुड्स सेल हुआ
ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, मतलब यहाँ पे फॉर अ टाइम पीरियड यू द कस्टमर हैज द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स। अगर उसको कुछ भी डिफेक्ट लगा, अगर उसको एज पर द स्पेसिफिकेशन गुड्स नहीं लगा, तो ही विल रिटर्न द गुड्स। बट यहाँ पे इन बिटवीन क्या आ गया, ईयर एंड आ गया। तो ये ईयर एंड में देर आर सम गुड्स जो कि हमने सेल किया है 26 को फॉर 1 वीक। अगर उसको पसंद नहीं आया तो ही कैन रिटर्न द गुड्स, एंड बीच में 31 मार्च आया, तभी हम ईयर फाइनलाइज अकाउंट्स को फाइनलाइज करते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो ये पीरियड में कुछ गुड्स का अप्रूवल नहीं आया कि वेदर इट इज कंफर्म सेल और इट हैज टू बी इट द गुड्स विल बी रिटर्न, ये कंफर्मेशन नहीं आया है। तो ऐसे गुड्स कितने हैं, 1500 का कॉस्ट है, पर हमारे सेल्स में हमने इसको 2000 इंक्लूड किया, बिकॉज सेल्स में प्रॉफिट भी इंक्लूडेड रहता है। तो हम क्या करेंगे, सेल्स में से 2000 माइनस करेंगे, और क्रेडिट सेल है तो एक और जगह पे इफेक्ट आया रहेगा। व्हेन वी सेल ऑन क्रेडिट, हम कहाँ पे इफेक्ट देते हैं, वेयर इज द सेकेंड इफेक्ट गिवन, सेल किया तो सेल्स में इंक्लूडेड है 2000। तो एक और जगह जब हम क्रेडिट में सेल करते हैं तो वन मोर प्लेस द इफेक्ट इज गिवन, दैट प्लेस इज डेटर्स। तो सेल्स में से भी माइनस करना है, डेटर में एक और एडजस्टमेंट आ गया, सेल्स में से भी 2000 माइनस करना है, डेटर में से भी 2000 माइनस करना है, एक और जगह में से माइनस करना है, दैट इज अवर सॉरी एक और जगह में ऐड करना है। मतलब अगर गुड्स सेल नहीं हुआ तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में रहना चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक में हम कभी भी प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करते, तो क्लोजिंग स्टॉक में हम किस में ऐड करेंगे, कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे, दैट इज 1500। मीन्स क्या, अगर गुड्स सेल नहीं हुआ तो सेल्स में से माइनस करो, क्रेडिट सेल है तो डेटर में से भी माइनस करो, बिकॉज गुड्स अभी तक हम सेल हुआ कंसीडर नहीं कर रहे। अगर सेल नहीं हुआ तो वो गुड्स हमारे क्लोजिंग स्टॉक में होना चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक में 1500 कॉस्ट प्राइस में वी विल ऐड। ये एडजस्टमेंट आप 11 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड से कर रहे हो, same adjustment is there, but only the presentation, the way of presentation is different, because we are here presenting under company's account. Now next one, next adjustment 20, तो हम लोग को किस किस को एडजस्टमेंट देना है, यहाँ पे सेल्स को इफेक्ट देना है, बिकॉज सेल्स है, डेटर्स को तो ऑलरेडी हाईलाइट किया है, और क्लोजिंग स्टॉक में इफेक्ट जाएगा। नेक्स्ट वन, 20% डिविडेंड इज प्रपोज। प्रपोज डिविडेंड हम नोट में लिखते हैं एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ 2016-17। हम प्रपोज डिविडेंड का इफेक्ट पास नहीं करते, वी ओनली शो इन द notes, we only show in the notes to balance sheet. And there is tax provision 40,000, closing stock is 12,000. So now ignore provisions relating to minimum transfer of profit to general reserve, ignore corporate dividend tax. Okay, ये सब हमें ignore करना है. Now let us start. What is the name of the company? P&L account से start करते हैं. The name of the company is PK, 1 minute, PK वुलन, वुलन में एक और ओ आएगा, करेक्ट, यस, वुलन, व्हाट इज लिमिटेड है, वुलन लिमिटेड, यस, पीके वुलन लिमिटेड। And what we will first prepare, we will first prepare profit and loss account. So profit and loss account for year ended 31st March 2017, ये दिया है 2017. So what we will do, we will
नॉर्मली बैलेंस शीट से स्टार्ट करना चाहिए, बट बिकॉज बैलेंस शीट में फिर रिजर्व एंड सरप्लस तो इधर से मिलेगा, तो वो इसलिए आई डोंट वांट टू डू लाइक दैट. आई विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नोट्स टू अकाउंट्स, rupees. So I will write here particulars, notes to account and rupees. तो सबसे पहले what we write, यहाँ पे we will write revenue from operation. So first one is revenue from operations. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको नोट नंबर 1 बोल देते हैं. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नोट्स टू अकाउंट्स में जाएंगे. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑलवेज सेल्स. सो नोट नंबर 1 इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. सो यहाँ पे व्हाट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज गिवन, sales is given, and sales mein there is the adjustment also. So sales, how much amount of sales is given? 3,50,000. तो इस सेल्स में माइनस करेंगे. रिटर्न्स तो नहीं दिया हमने, पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया, रिटर्न्स नहीं है, लेकिन देयर इज वन एडजस्टमेंट दैट गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस इज देयर. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे वो गुड जो कि हमने रिटर्न बेसिस में सेल किया है. तो गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस, goods on return basis, how much it is? Goods on return basis, goods on return basis is how much? You say 2,000. मतलब ये गुड्स अभी तक अप्रूवल नहीं आया है कि इट इज कंफर्म सेल, तो इसको माइनस करना पड़ेगा. तो कौन सा प्राइस, हमेशा यहाँ पे दिस विल बी सेलिंग प्राइस. सो माइनस करेंगे तो वी विल गेट हाउ मच अमाउंट, वी गेट 3,48,000. सो वी गेट 3,48,000. सो यहाँ पे वी विल राइट 3,48,000. इसके बाद बी, दैट इज अदर इनकम. अदर इनकम कुछ है क्या? Is there any other income given in the question? Commission is there. उसके अलावा और कोई इनकम तो दिख रहा नहीं है. Look in the credit side, income and liability. Only one income, that is commission. So I will write here. I will not prepare a note because only one item is there, commission, and I will write here what is the amount of commission, 400. ये दोनों को ऐड करते हैं तो वी गेट 3,48,400. नाउ वी गो टू एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस में सबसे पहले वी विल राइट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज नॉट गिवन, तो परचेसेस लिख लेते हैं. तो परचेसेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल नहीं दिया रहता, तो व्हेन परचेसेस इज गिवन वी राइट परचेस. व्हेन मटेरियल, रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, एवरीथिंग इज गिवन, वी राइट रॉ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम. तो यहाँ पे व्हाट वी विल डू, सेकेंड वन यहाँ पे लिखेंगे परचेसेस. तो परचेसेस कितना है क्वेश्चन में दिया है, इज देयर एनी एडजस्टमेंट ऑन परचेसेस? 80,000. Purchases is 80,000. Is there any adjustment on purchase? See यहाँ पे goods destroyed by fire है, goods destroyed by fire. तो यहाँ कहाँ पे दिखाएंगे, इधर ही दिखाएंगे. यहाँ पे we will write less
गुड्स डिस्ट्रॉयड गुड्स डिस्ट्रॉयड बिकॉज फायर कुछ नहीं दिया है. हाउ मच इट इज 3000. So how much purchases we will get? We will get 77,000. So we'll write here 77,000. So I will write here 77,000. Purchase के बाद we will write changes in inventories. Changes in inventory. We'll write changes in inventory. So changes in inventory के लिए again I have to go into the notes. Changes in inventory मतलब क्या? Opening stock, third one. Changes in inventory means I will write here opening stock minus closing stock. So changes in inventory, inventories means what? Opening stock, opening stock, opening stock कितना है? How much is the opening stock? 1,50,000. 1,50,000. इसमें से माइनस करेंगे closing stock. This will be in the adjustment. Closing stock will be in the adjustment. How much is the closing stock? 1,20,000. इसमें लेकिन मैं add करूंगी. I will add what in this? There is this sale or return basis. Goods worth say 1,500 को हमने सेल्स कंसिडर किया. सेल्स कंसिडर किया पर ये तो अभी तक इसका तो अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया, तो सेल्स में से माइनस किया, डेटर में से माइनस किया. तो ये गुड्स जब सेल ही नहीं हुआ तो ये क्लोजिंग स्टॉक में रहना चाहिए. क्लोजिंग स्टॉक में आई विल राइट 1,500. सो दिस विल बिकम become 1,21,500. सो कितना अमाउंट हो गया? ब्रैकेट में आएगा ना, बिकॉज इट इज नहीं, ब्रैकेट में नहीं आएगा बिकॉज 1,50,000 minus 121,500 will give me a positive answer 28,500. So I will write here 28,500. इसके बाद हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस. एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस के लिए वी विल हैव टू गो टू नोट 4. सो फोर्थ वन, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस. कुछ सैलरी है, वेजेस है, कुछ है. देखो एम्प्लॉय को जो दिया है, we have salary and wages. wages 10,200, salary 18,700. और कुछ है डेबिट साइड में एक्सपेंस जो कि एम्प्लॉय से रिलेटेड हो? No, only two is there, wages and salaries. 10,200, 18,700. 10,200 and 18,700. So 10,200 and 18,700. तो ये दो दिया हुआ है. So now what is the total? ये दोनों का टोटल निकालो. How much you are getting? 28,900. Yes, correct. 28,900. इसके बाद वी राइट फाइनेंस कॉस्ट. बट आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन में कोई फाइनेंस कॉस्ट दिया है, कोई बैंक चार्जेस, कोई इंटरेस्ट, एनीथिंग. आई cannot see any finance cost in the debit side because debit side में ही expenses होता है. तो expenses देख रहे तो debit side में ही देखना पड़ेगा. So this is what I should say, nil. This is nil. Now what we will do, ये नहीं है तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं है तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. Depreciation and amortization expense. डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस. तो दो चीजों में डेप्रीसिएशन है, बिल्डिंग में और मशीनरी में. सो बिल्डिंग में 2,05% एंड मशीनरी पे 10%, 1,50,000 का. सो आई विल राइट हियर
I will write here, this will be 51. This will be 51. Depreciation and amortization. Depreciation and amortization. So किन दो चीजों में है? बिल्डिंग में है, एंड वी हैव बिल्डिंग एंड मशीनरी. बिल्डिंग का अमाउंट है 2 लाख, मशीनरी का है 1,50,000. तो मशीनरी का है 1,50,000, बिल्डिंग इज 2 लाख. सो 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5% डिप्रिसिएशन, एंड 1,50,000 का 10% is given in the question. 5% and 10%, 5% and 10%. So how much depreciation we are getting? 2 lakh का 5% is 10,000, and 10% of 1,50,000 is 15,000. So दोनों मिला के we are getting 25,000. So depreciation we have got is 25,000. So we'll write here, finance cost में कुछ नहीं है, depreciation में 25,000. So after depreciation जो भी expense होगा सबको हम बोलेंगे other expenses. जो भी expenses होगा सबको बोलेंगे other expenses. So now first let us go, which is this this is the 6th note. I will write here 6th and 6th note, that is other expenses. Other expenses. Now we will see what all is left out जो P&L account में आना चाहिए. तो ये सब तो बैलेंस शीट का है. बैड डेट्स बाद में करेंगे डेटर के एडजस्टमेंट के साथ. तो प्रोडक्टिव एक्सपेंस, फ्रेट, वेज, सॉरी फ्रेट, प्रोडक्टिव एक्सपेंस 8,000, 7,000. सो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस किधर नहीं आएगा? फ्रेट अमाउंट क्या है? 8,000 एंड 7,000. सो ये 7,000 है एंड ये 8,000 है. इसके बाद व्हाट एल्स इज देयर? सैलरी तो वेजेस तो एम्प्लॉय है. रेंट 7,500, एडवर्टाइजमेंट 12,000, 7,500 and 12,000. So we will write here rent 7,500 and advertisement 12,000. Advertisement is 12,000. So we have written all the expenses 12,000. Now ये तो expenses हो गया. अभी क्या आएगा? ये एडजस्टमेंट में देखो कुछ बैड डेट्स बचा हुआ है, वो अभी करते हैं. एंड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है. देखो कितना लॉस हुआ वो भी हमने लिखा नहीं है. लॉस बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड 1,200 ना. 3,000 कैसे पता चला? 3,000 माइनस 1,800. एंड उसके बाद अभी बैड डेट्स है. बैड डेट्स, दैट इज बैड डेट्स का अमाउंट कितना है? लेट अस सी. बैड डेट्स है 500. बैड डेट्स है हाउ मच? बैड डेट्स है 500. इसमें ऐड करेंगे, सॉरी, FRBD अपने को दिया है ना, हमें दिया है FRBD, further reserve for bad debts 1,000. It is given in the question 1,000 and provision for bad debts is 5%. So ये 5% तो हमें लास्ट फाइनल में निकालना पड़ेगा. Add NRDD, new reserve for bad debts, NR doubtful debt, new reserve for doubtful debts. तो उसके लिए
हाउ मच इज द डेटर? डेटर इज 79,800. तो ये डेटर में से 79,800, इसमें से हमें डिसऑनर कितना हुआ बिल रिसीवेबल 1200, वो माइनस करना है. सो आई विल जस्ट गो टू द वर्क डेट NRBD के नीचे. आई विल गो एंड राइट डाउन दिस कैलकुलेशन. जब डेटर में से करेंगे तो इट बिकम्स वेरी इजी. 79,800 डेटर का अमाउंट है, उसमें से डिसऑनर बिल माइनस करेंगे, सॉरी डिसऑनर बिल ऐड करेंगे, बिकॉज डिसऑनर हो गया बिल रिसीवेबल तो वो डेटर हो जाएगा. हम उसको भूल नहीं सकते, वो पैसा हम लोग को चाहिए. फिर उसके बाद और कोई एडजस्टमेंट है? यस, सेल्स का 12,000, सॉरी सेल्स जो अप्रूवल बेसिस में है 2,000, वो हमें माइनस करना है. -2,000 बिकॉज ये सेल नहीं है अभी तक, तो तभी तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड किया. क्रेडिट्स, हमने क्रेडिट सेल था तो सेल में से माइनस किया और डेटर में से माइनस किया. इसके बाद सी हियर, ये भी कर दिया, बिल रिसीवेबल का भी हो गया. अभी क्या है, फाइनली डेट 1,000 माइनस करना है. जो बचा हुआ अमाउंट है उस पे हमें क्या करना है, 5% प्रोविजन निकालना है. तो जस्ट टेल मी विच इज द रिमेनिंग अमाउंट. 79,800 plus 1,200, 81,000 minus 2,000 minus 1,000 which is equal to 78,000. तो इसका जो अमाउंट है उसका 5% निकालना है. तो 78,000 होता है ये करके, तो उसका 5% is 3,900. तो दिस हाउ मच? 3,900. तो ये अमाउंट को ऐड करेंगे तो, और इसमें से वी विल लेस, इसमें से हम लोग लेस करेंगे ओल्ड रिजर्व फॉर बैड डेट्स, ओल्ड रिजर्व, ओल्ड RDD, इसमें से माइनस करेंगे ओल्ड RDD. सो ओल्ड RDD कितना है, जरा क्वेश्चन में जाके देखते. ओल्ड RDD कितना है? 800. प्रोविजन फॉर ओल्ड बैड डेट्स कितना है? 800. तो 800 माइनस करना है. तो हमें आउटर कॉलम में कितना मिलेगा? हमें आउटर कॉलम में मिलेगा 3,100. वी विल गेट इन द आउटर कॉलम 3,100. सो 3,100 मिला. तो इसके बाद टेल मी, ये भी हो गया. एनीथिंग एल्स इज देयर? एक मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट. यहाँ पे 1,500 भी है ना, ये तो मैंने काउंट ही नहीं किया. सी, तो अभी जस्ट बताओ कितना होगा. 500 प्लस 1,000 प्लस 3,900 इज 5,400. उसमें से माइनस किया, उसमें से माइनस किया 800. तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? आउटर कॉलम में आएगा 4,600. सी, 500 bad debts, 1,000 further reserve for bad debts, 3,900, ये 5% निकाला तो इट इज 3,900. ये सबको ऐड किया. चाहिए तो मैं इसको किधर, इसको नीचे लिखती हूँ. ये सबको ऐड किया तो वी गेट 5,400. वो 5,400 में से 800 माइनस किया तो वी गेट 4,600. नाउ वी हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग, सारे एक्सपेंसेस को हमने ऐड किया है. अब मुझे इसका टोटल बताओ कितना आ रहा है. इसका टोटल कितना आ रहा है? 8,000. जस्ट डू द टोटल. 8,000
8,000 plus 7,000 plus 7,500 plus 12,000 plus 1,200 plus 4,600. It is coming to 4,300. It is coming to 4,300. So हम यहाँ पे लिखेंगे our other expenses 4,300. So ये सबको ऐड करेंगे तो we will get total expenses. टोटल एक्सपेंसेस कितना है सबको ऐड करो 77,000 28,500 28,900 25,000 4,300. This coming to 199,700 199,700. तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे मिलेगा ये अगर ए है इफ दिस इज सपोज 1 तो दिस इज 2 सो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा बाई 1 minus 2 तो ये करने पे कितना आंसर आ रहा है 348 we will get 348,400 minus 199,700 we get 148,700 तो इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स provision for tax. This is given in the question. Provision for tax is how much? 40,000. It is 40,000. So given in the question 40,000 minus करना है tax. So हमें कितना profit after tax मिलता है? हमें मिलता है profit after tax. Profit after tax is 108,700. So with this our profit and loss account is done. अभी हमें क्या करना है अभी हमें प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट सो आई विल राइट बैलेंस शीट as on 31st March 2000 what is the year 2017 the same way we have to prepare columns 3 columns particulars notes to account and amount so particulars notes to account and rupees तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हमने हमारे बैलेंस शीट को इक्विटी एंड लाइबिलिटी करके बोला है इक्विटी एंड लाइबिलिटी सो यहाँ पे वी विल राइट कैपिटल ए दिस इज कॉल्ड एज इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड इसमें दो चीज आएगा शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस सरप्लस तो दिस इज अवर अभी नोट 6 तक हो गया तो ये 7 और ये 8 सो वी हैव यहाँ पे हमें कंटिन्यू अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते बैलेंस शीट से स्टार्ट करते तो इसको 1 2 करके कंटिन्यू करना पड़ता बट हमने P&L अकाउंट से स्टार्ट किया तो दिस बिकम्स कंटिन्यूएशन तो ये हमारा 6 तो हो गया अब 7th और 8th चाहिए तो 7th वन इज शेयर कैपिटल के बारे में हमें क्या पता है 40,000 शेयर समथिंग इज गिवन ना 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each fully called up 4 lakh but call scenario is there 10,000 so what we will write here call scenario को माइनस करना पड़ेगा 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 fully called up this is 4 lakhs
एंड इसमें से लेस करना है falls in arrears, falls in arrears. So this is how much? This is 10,000. तो हमें मिलेगा 10,000 माइनस करके वी विल गेट 3,90,000. तो यहाँ पे वी विल राइट शेयर कैपिटल में ओनली इक्विटी इज गिवन, सो दिस बिकम 3,90,000. अभी वी वांट रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो इसके लिए भी वील हैव टू लुक इनटू द क्वेश्चन. 8 to 1 we will write reserves and surplus. Reserves and surplus. Reserves and surplus में look into the credit side. We have capital surplus मतलब रिजर्व के बाद लिखना है surplus P&L अकाउंट. तो यहाँ पे we want capital redemption reserve. Capital redemption reserve. So capital redemption reserve is how much? 50,000. और हमारे पास सरप्लस है, मतलब दो ही, एक रिजर्व है एक सरप्लस है, बाकी सब तो इस लाइबिलिटीज एंड इनकम. सो हम यहाँ पे लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में वी हैव कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. कैपिटल रिडेम्पशन reserve which is 50,000. then we have surplus. surplus का अमाउंट कितना दिया है? surplus is how much? surplus is 1,20,000. so यहाँ पे surplus में इनर कॉलम में we will write, मतलब यहाँ पे 1,20,000. फिर इसमें ऐड करेंगे करंट ईयर प्रॉफिट. करंट ईयर प्रॉफिट कितना है? ये हमें P&L अकाउंट में मिला है 1,08,700. तो यहाँ पे लिखेंगे 1,08,700. दोनों को ऐड करो, हाउ मच यू आर गेटिंग? 2,28,700. ये सरप्लस तो क्वेश्चन में दिया है ना, 1/4/2016 का प्रॉफिट. सो ये दोनों को ऐड करने पे यू गेट हाउ मच? यू गेट 2,28,700. नाउ ऐड बोथ रिजर्व्स एंड सरप्लस मिल जाएगा, तो इट बिकम्स 2,50,000 ऐड करने पे 78,700. तो हमें रिजर्व्स मिल गया, रिजर्व्स मिल गया 2,78,700. Now we will go to liabilities. Liabilities को हम दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज. नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज. तो नॉन करंट लाइबिलिटीज के लिए कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है क्या हमारे पास? नॉन करंट लाइबिलिटीज के लिए कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इज देयर इन द क्वेश्चन? कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं, कोई डिबेंचर नहीं, कोई बैंक लोन नहीं, कुछ भी नहीं है. तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो नहीं लिखेंगे तो भी चल जाता था, बिकॉज है ही नहीं. आई रोट इट हियर नील, बिकॉज है ही नहीं है क्वेश्चन में. नेक्स्ट कम्स करंट लाइबिलिटी विच इज करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज इसमें हमारे पास क्या है? लेटर सी. करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या है? लेटर सी इन द क्वेश्चन. करंट लाइबिलिटीज में व्हाट इज देयर? करंट लाइबिलिटी, गो टू द लाइबिलिटी साइड. लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में ये सब तो हमने ऑलरेडी लिख लिया, सब लिख लिया. ओनली ट्रेड पेएबल इज दैट 28,700 एंड 10,000. 28,700 एंड 10,000. सो हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं करंट लाइबिलिटीज में वी हैव ट्रेड पेएबल एंड एक और चीज है शॉर्ट टर्म प्रोविजन. शॉर्ट टर्म प्रोविजन. शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ब्रैकेट में ही लिख लेती हूँ बिकॉज ओनली वन इज देयर. प्रोविजन फॉर टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स. सो आई विल राइट हियर टैक्स कितना है? 40,000.
but trade payable के लिए I'll have to go to the note because two is there. Two things are there because here two things are there here. 1 minute. Two things are there. Let me just make it proper. Here, ninth one, trade payable. Trade payable. So trade payable में two things are there, creditors and bills payable. Creditor and bills payable. So creditor is how much? Let us just again see. Creditor is 28,700 and bills payable is 10,000. So 28,700 and 10,000. So 28,700 and 10,000. So I will write here 28,700 and 10,000. दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 38,700. So I will write here trade payable is 38,700. So ये दोनों को ऐड करने पे we get the total. Now we will go to the next one, that is what is it called? Assets. Asset में capital A is non-current asset. Non-current asset. Non-current asset को हम बोलते हैं property, plant and equipment. पहले fixed asset बोलते थे, अभी will call it as property, plant and equipment. इसमें भी there is two type, tangible, intangible. Tangible and intangible. Now let us see हमारे पास कौन सा asset है. Intangible asset तो नहीं दिख रहा. Tangible में we have building and machinery. Only two tangible is there. There's nothing is there. So I will go to the 10th note, note number 10, and we will write note number 10 में tangible assets. Tangible assets. So tangible assets में दो चीज है, बिल्डिंग है. बिल्डिंग का अमाउंट कितना है? 2 लाख. और उसमें हमने ऑलरेडी देखा डेप्रीसिएशन है 5%, विच इज कमिंग टू 10,000. तो ये हो जाएगा कितना? असेट कितना हो जाएगा? असेट का वैल्यू हो जाएगा 1,90,000. देन वी हैव मशीनरी. मशीनरी इज ऑफ 1,50,000 जिसमें 10% डेप्रीसिएशन है. ये हमने डेप्रीसिएशन के हेड में ऑलरेडी देख चुका है. तो दिस बिकम्स 1,35,000. दोनों को ऐड करो. हाउ मच आर यू गेटिंग? 1,90,000 एंड 1,35,000. दोनों को ऐड करके टेल मी हाउ मच यू आर गेटिंग. हाउ मच यू आर गेटिंग? 3,25,000. सो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे विच इज 10th वन, tangible one, 10th one, which is 3,25,000. Intangible कुछ है ही नहीं, so we have to write nil. इसके बाद we have to write B, that is non-current investment. Non-current investment. If we have any non-current investment, let us see if there is any non-current investment. मतलब long term investment कुछ है क्या? Investment in immovable property is long term. So इसके लिए तो नोट बनाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज एक ही है. यहाँ पे ब्रैकेट में ही लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन, या तो इसको फुल में इन्वेस्टमेंट इन immovable property. It is 50,000. So I will write here it has 50,000. इसके अलावा just look at the question. Do we have any other long term asset? So बाकी तो we cannot see anything.
ये सब तो करंट है, ये एक्सपेंसेस है जो ऑलरेडी लिख लिया. नाउ मतलब कोई भी लॉन्ग टर्म इज नॉट देयर. हैव वी नॉट मिस्ड एनीथिंग ना? ओके. ये प्रपोज डिविडेंड जो है ना, ये नोट में लिखना है 20%. सो यहाँ पे वी विल डायरेक्टली गो. नाउ वी विल गो बी. बी दैट इज करंट असेट्स. करंट असेट्स में जाएंगे. करंट असेट में सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे इन्वेंटरीज. इन्वेंटरीज. तो इन्वेंटरीज कितना है क्वेश्चन में देखो. इन्वेंटरीज इज 1,20,000. बट यहाँ पे 1,500 हमने ऐड किया है, तो 1,20,000 प्लस 1,500 अनअप्रूव्ड जो अभी तक अप्रूवल नहीं आया है सेल्स का, उसको भी इधर दिखाना पड़ेगा. सो इट बिकम्स 121,500. इन्वेंट्री बिकम्स 121,500. फिर हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए तो वी विल हैव टू प्रिपेयर नोट बिकॉज मेनी थिंग्स आर देयर. सो हम लोग जाएंगे 11th नोट में. 11th नोट में वी विल गो टू 11th नोट नंबर 11. इसमें वी हैव डेटर्स. डेटर्स का अमाउंट कितना है? 78,900 ना. डेटर इज 79,800. सॉरी, 79,800. So we will write 79,800. इसमें से लेस करना है. लेट अस सी क्या है. बिल रिसीवेबल. पहले तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड. बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड. तो पहले बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड कितना अमाउंट है वो देख लेते हैं. बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, it is how much? Bill receivable dishonored is 1,200 नॉट रिकॉर्डेड. बिल रिसीवेबल में भी इसको रिकॉर्ड करना है. यहाँ पे बिल रिसीवेबल में डिसऑनर हुआ, सॉरी, बिल रिसीवेबल में डिसऑनर हुआ, तो इसको ऐड करना पड़ेगा डेटर में. बिल रिसीवेबल से माइनस करना है, क्योंकि बिल रिसीवेबल एज आई टोल्ड यू इतना पीरियड के लिए होता है. वो पीरियड खत्म होने पे वो दोनों ही केस में कैंसिल होता है. हॉनर होने पे भी, डिसऑनर होने पे भी. फिर से अगर हमें उसको क्रिएट कर हमें अगर पैसा नहीं मिला तो नया बिल बनाना पड़ेगा. बिल का लाइफ उतना ही होता है दिन का जितने दिन के लिए वो फॉर्म होता है, क्रिएट होता है. तो ये 1,200 ऐड किया. इसके बाद हमें लेस करना पड़ेगा. व्हाट इज इट? सेल और रिटर्न बेसिस. सेल और रिटर्न बेसिस विच इज 2,000. विच इज हाउ मच? 2,000 का सेल. फिर इसके बाद वी हैव लेस. व्हाट इज इट? FRBD. FRBD which is how much? 1,000. which is how much? 1,000. ये क्वेश्चन में दिया है. अप्रूवल बेसिस के बाद हमारे पास है फर्दर 1,000 एंड प्रोविजन 5% ऑन बैड डेट्स. ये हमने ऑलरेडी P&L अकाउंट में भी देखा है. सो इसके बाद क्या अमाउंट आता है जरा इसको ऐड करो. 79,800 प्लस 1,200 इज हाउ मच? 81,000. 81,000 माइनस 2,000. 79,000 प्लस 1,000 इज 78,000. इसमें से लेस करेंगे RDD एट 5%. सो ये कितना हो जाएगा? 3,900. So how much are you getting? 3,900 माइनस किया तो how much are you getting? 3,900 माइनस करने पे we are getting 74,100. तो यहाँ पे विल राइट 74,100. इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल में एक और चीज आता है, बिल्स रिसीवेबल.
तो बिल्स रिसीवेबल इज हाउ मच? बिल्स रिसीवेबल, लेट अस लुक इनटू द क्वेश्चन. कितना है बिल रिसीवेबल? बिल रिसीवेबल है 6200. सो आई विल राइट हियर 6200. इसमें से लेस करेंगे बिल रिसीवेबल दिस हॉनर्ड. बिल रिसीवेबल दिस honored, which is how much? Bill receivable dishonored is how much? Dishonored is 1200. तो ये हो जाएगा 5000. ये 5000 है. तो आउटर कॉलम में वी विल गेट 79,100. 79,100. So I will write here it is 79,100. इसके बाद we have cash and cash equivalent. इसके लिए हमें चाहिए कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. सो क्वेश्चन में डू वी हैव कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 1,50,000 and 20,000. सो यहाँ पे what we will do, we will go to 12th नोट because एक से ज़्यादा है. तो we will write 12th cash and cash equivalent. Cash in bank 1,50,000. Cash in hand 20,000. This becomes 1,70,000. So यहाँ पे लिखेंगे 1,70,000. और इसके बाद लास्ट वन अदर असेट्स. ये अदर असेट्स क्यों लिखा मैंने? अदर असेट्स में व्हाट वी विल राइट, ये जो हमें क्लेम रिसीव हुआ है देखो वो भी तो इधर आएगा. क्लेम रिसीवेबल जो विच वी हैव गॉट बाय व्हेन गुड्स डिस्ट्रॉयड. सो वो कितना अमाउंट है? वो 1800 है. 1800 का क्लेम रिसीवेबल क्वेश्चन में दिया है. देखो इन द क्वेश्चन इट हैज गिवन claim accepted rupees, goods destroyed 3,000, claim accepted 1,800. So इसके साथ we have our this one is also done. Now just find out the total and see whether it is tally. asset का total कितना है, liability का total कितना है, how much total of balance sheet you are getting. How much total of balance sheet you are getting? 3,90,000, 270 is 700, 30 is 700, 40,000 is 7,47,400, and here also 7,47,400. सबको add करके we check whether we are getting the same answer. With this I end this lecture. Thank you.